एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 चैप्टर लेसन पहला अध्याय पहला पाठ है क्या कब कहाँ और कैसे। सबसे पहला टॉपिक है कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से। अब इस पहले टॉपिक से जितने भी पॉइंट बनेंगे उसको इस प्रकार हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मतलब होता है भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करना, इकट्ठा करना, उसे क्या हम लोग बोलेंगे? कुशल संग्राहक बोलेंगे। अगला पॉइंट बनेगा वे जानवरों का आखेट। आखेट का मतलब होता है शिकार। वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे। अब एक प्रश्न क्वेश्चंस बनेगा। क्वेश्चंस क्या बनेगा? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीथर पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले किस फसल को उपजाने की शुरुआत हुई? आंसर गेहूं तथा जौ। अब इस प्रश्न से एक नोट है, यहाँ गांवों में रहने वाले लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र जहां कृषि का विकास हुआ। आंसर उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर कृषि का विकास हुआ। अब गारो कहाँ पर है? तो गारो पहाड़ियां मेघालय भारत में है। गारो पहाड़ियां भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। विंध्य पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? मध्य भारत में। मध्य भारत का मतलब हो गया मध्य प्रदेश में विंध्य पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम चावल कहाँ उपजाया गया? आंसर विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल को उपजाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कब कुछ आरंभिक नगर फले फूले? आंसर 4700 वर्ष पहले। अगला प्रश्न क्या बनेगा? गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? आंसर लगभग 2500 वर्ष पहले। अगला प्रश्न बनेगा गंगा तथा इसके दक्षिण में सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था तथा वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? आंसर प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। वर्तमान समय में बिहार कहा जाता है। इस क्वेश्चन में एक नोट है, मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में है, इसलिए भारत को दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। दक्षिण एशिया में मुख्य रूप से कितने देश हैं जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य भी है? आंसर 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं उन्हें इस प्रकार हम लोग देखते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव और 8 नंबर है अफगानिस्तान। यहाँ पर हम लोग सार्क का फुल फॉर्म देखेंगे। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है?
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब सार्क से एक प्रश्न और बनेगा, सार्क का स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर नेपाल के काठमांडू में। 16 जनवरी 1987 को मुख्यालय यानी सचिवालय स्थापित हुआ। कहाँ पर? नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न बनेगा, दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? आंसर क्योंकि दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप। अब इस प्रश्न से एक नोट है, प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल थे? तो प्राचीन समय में भारतीय उपमहाद्वीप में भारत था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इतने देश शामिल थे भारतीय उपमहाद्वीप में, जो अलग अलग समय पर भारत से अलग हो गए। इसलिए दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत को उपमहाद्वीप यानी भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब इस प्रश्न में एक नोट है, पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। प्रश्न बनेगा, भारतीय उपमहाद्वीप का प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करता है? पहाड़ियाँ, पर्वत, समुद्र। अगला प्रश्न बनेगा, लोगों ने प्राचीन काल से ही उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा क्यों करते थे? यानी जो लोग थे वो प्राचीन समय में उपमहाद्वीप के यानी भारतीय उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में यात्रा ट्रैवल क्यों करते थे? आंसर कई कार्यों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन समय में लोग एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, जैसे काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, व्यापार के उद्देश्य से, धर्म के प्रचार हेतु, नए स्थानों को खोजने के लिए, नए स्थानों को खोजने की चाह में। अगला प्रश्न बनेगा, अपने देश भारत के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग, यानी अपने देश भारत के लिए इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग कब से और कैसे होने लगा? आंसर इस प्रश्न से जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंटों को इस प्रकार देखते हैं। पहला पॉइंट है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अगला पॉइंट क्या बनेगा, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले यूरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा।
अगला प्रश्न बनेगा अतीत की जानकारी के लिए स्रोत, यानी अतीत की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है, उसका सोर्स क्या है। आंसर, अतीत की जानकारी के लिए हमें पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातात्विक साक्ष्य से अतीत की जानकारी प्राप्त होती है। अब सबसे पहला पॉइंट पांडुलिपि देखेंगे। पांडुलिपि क्या होता है? तो पांडुलिपि से जितने भी पॉइंट बनेंगे उन सभी पॉइंटों को इस प्रकार हम लोग देखते हैं। पांडुलिपि यानी मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि का इंग्लिश होता है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। अगला पॉइंट है, ये पांडुलिपियां प्रायः टार पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, प्रायः पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य लिखित स्रोतों में हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से कई संस्कृत में जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अगला हेडिंग है अभिलेख। अतीत की जानकारी पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। तो पांडुलिपि के बारे में हम देख चुके हैं। अब अभिलेख के बारे में हम लोग देखेंगे। अभिलेख से पहला पॉइंट बनता है, पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख। अभिलेख क्या है? तो अभिलेख पत्थर और धातु जैसी कोई भी कठोर सतह है उस पर खुरेद कर लिखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अगला पॉइंट बनेगा, इन पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली, विजयों एवं कार्यों का विवरण मिलता है। यानी अभिलेख पर क्या मिलता है? तो अभिलेख पर शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली, विजयों एवं कार्यों का विवरण मिलता है। अभिलेख से एक पॉइंट और बनता है, अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक नामक शासक का अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा आरामाइक नामक दो भिन्न तथा भाषाओं में है। अगला हेडिंग है पुरातात्विक साक्ष्य। अतीत की जानकारी हमें पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त होती है। पांडुलिपि के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अभिलेख के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखेंगे। तो पुरातात्विक साक्ष्य से पहला पॉइंट बनता है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। तो एक प्रश्न और बनेगा, पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो अतीत में यानी प्राचीन समय में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अगला हेडिंग बनेगा, अगला पॉइंट बनेगा पुरातात्विक साक्ष्य से पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, पुरातत्व की सहायता से हमें शिकारी, मछुआरे, संग्राहक,
कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी के जीवन को जानने में मदद मिलती है। एक प्रश्न बनेगा, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का प्रयोग करते हैं? आंसर स्रोत शब्द। नेक्स्ट टॉपिक है इतिहास और तिथियां। वर्तमान समय में या वर्तमान में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। प्रश्न बनेगा कि वर्तमान समय में वर्ष की गणना किससे की जाती है? तो ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है और ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना गया है। ईसा मसीह के जन्म को 0 वर्ष माना गया है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी या सीई बोलते हैं। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बीसी या बीसीई बोलते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अभी हम जितना डायग्राम पर समझाए हैं बताए हैं उसको पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईस्वी पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व से होता है। अगला पॉइंट बनेगा कभी कभी तिथियों से पहले एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अगला पॉइंट बनेगा कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान समय से पहले होता है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। सबसे पहला पॉइंट है कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 क्या कब कहां और कैसे, यह अध्याय कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया।